हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिस सॉल्ट का 3 लेक्चर हो चुका है, आज का ये चौथा लेक्चर है। तो एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं थर्ड लेक्चर का, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे हमने थर्ड लेक्चर में बताया था कि हम अगर एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। इसके अलावा अगर हम बेसिस को वाटर में मिक्स करते हैं तो वहां पे हाइड्रा ऑक्साइड आयन रिलीज होगा। और वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एल्कली बोला जाता है। और जो एल्कली होते हैं ये सोपी टच के होते हैं और इनका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है। ठीक है। फिर इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में। तो इसका हम स्ट्रेंथ जो है वो मेजर करते हैं उनके पीएच से। ठीक है। अगर पीएच 7 है तो जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर पीएच 7 से कम है तो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। इसके अलावा अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि अगर पीएच 7 से हम किसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, 0 की तरफ या 1 की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। हमने बताया था जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं उनका वाटर में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, जबकि वीक एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं उनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि उनका डिसोसिएशन जो होता है वो नियर अबाउट कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके अलावा जो वीक एसिड होती हैं इनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई। चलो, फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कुछ कंपाउंड के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था एसिड कौन सी पाई जाती है। जैसे कौन सी बात किया था हमने? जैसे टैमरिन में बात किया था कौन सी एसिड पाई जाती है? टार्टेरिक एसिड पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? टार्टेरिक एसिड पाई जाती है। विनेगर है, विनेगर में पाई जाती है एसिटिक एसिड। फिर ऑरेंज में पाई जाती है आपकी सिट्रिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा टोमेटो में पाई जाती है ऑक्सैलिक एसिड। मिल्क क्या बोलते हैं? मिल्क या बोल सकते हो कि आप कर्ड। ठीक है। मिल्क बोलना सही नहीं है, कर्ड बोलो। कर्ड में पाई जाती है लैक्टिक एसिड। लेमन में पाई जाती है सिट्रिक एसिड। इसके अलावा आंट स्टिंग हो गई, बी स्टिंग हो गई या नेटल स्टिंग हो गई, इन सब में पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। अभी आज का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि जो नेटल स्टिंग है और आंट स्टिंग है या बी स्टिंग हो गई उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को ही बोलते हैं हम मिथेनोइक एसिड। ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कवर किया था अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है। चलो, आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। चलो, तो आज के टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या देखना है? हमें इंपॉर्टेंस देखना है। ठीक है। तो पहला है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो आंसर क्या होगा? यस। यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, या बोलो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो एक पीएच रेंज उनका होता है, उस पे ऑप्टिमम तरीके से क्या करती है? फंक्शन करती है। ठीक है। ऑप्टिमम तरीके से कहने का मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। ठीक है। अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज है, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज है वो है 7 से 7.4। कितना है? 7 से 7.4। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज 7 से 7.4 है। इसका कहने का मतलब जो ह्यूमन की बॉडी है अगर उसका पीएच 7 से 7.4 के बीच में है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होगा। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। ऑप्टिमम कहने का मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। ठीक है। मतलब जो मेटाबॉलिज्म होगी वो अच्छे तरीके से अकर होगी। ठीक है। कब? जब पीएच रेंज 7 से 7.4 के बीच में होगा। ठीक है। ये हमारे बॉडी का पीएच रेंज है। ऐसे नहीं भैया, हो सकता है आप लाइव प्रोसेस पढ़ चुके हो, अभी हम पीछे ही बताए हैं। ठीक है, कि अपने पिछले वाले लेक्चर में बताए थे
कि हमारे स्टमक का पीएच कितना होता है 1.2 होता है। अगर याद हो लेमन जूस का पीएच 2.2 था, ठीक है। इसके अलावा प्योर वाटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा ब्लड हो गया, पीएच 7.4 था। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 था। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच कितना 14, याद है क्या? चलो, तो ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज कितना 7 से लेकर 7.4 के बीच में है। इसी प्रकार अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो पीएच रेंज होता है वो अलग अलग होता है। वो उस पीएच रेंज पे उनकी जो बॉडी है वो अच्छे से परफॉर्म करती है, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या होती है बताओगे भैया? एसिड रेन क्या होती है? जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो इस प्रकार की रेन वाटर को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के रेन को हम बोलते हैं कौन सी रेन? एसिड रेन, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम? व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर is less than 5.6, then this rain is called acid rain। एसिड, ठीक है। अब भैया पीएच रेन वाटर का 5.6 से कम कैसे हो जाता है? क्या हमेशा एसिड रेन होती है या कभी कभी होती है? ठीक है, तो जैसे सीजन की जब पहली बारिश होती है तब एसिड रेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस बारिश होती रहती है, रेन होती रहती है, तब एसिड रेन के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अब होता क्या है, जो एसिड रेन है इसका कारण है पॉल्यूशन। एसिड रेन का कारण क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब होता क्या है, पॉल्यूशन जब होता है तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे व्हीकल से मिल ये सारे प्रोड्यूस होते हैं गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस है, ठीक है, जो पॉल्यूशन में क्रिएट होती है। जैसे व्हीकल्स वगैरह में जब हम क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये गैसेस वहां पे प्रोड्यूस हुई। अब ये गैसेस जाएंगी कहां पर? एटमॉस्फेयर में जाएंगी। कहां पर जाएंगी? एटमॉस्फेयर में जाएंगी, वहां पे वो सस्पेंडेड रहेंगी। जब बारिश होती है तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। किसके कांटेक्ट में आएंगे? वाटर के कांटेक्ट में आएंगे और फॉर्म करेंगे एसिड। किसका फॉर्मेशन करेंगे वहां पर? एसिड का। अब वो जो एसिड है वो रेन वाटर के साथ ही तो मिक्स रहेगी, जिसके कारण जो रेन वाटर है उसका पीएच क्या होने लगेगा? या बोलो कि रेन वाटर जो है उसका पीएच क्या होने लगेगा? डाउन होने लगेगा। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो गया तो इस प्रकार के रेन वाटर को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। या ऐसी रेन को ही क्या बोलते हैं हम? एसिड रेन। बात समझ में आई? पक्का। चलो, अब होता क्या है, जैसे एसिड रेन हुई, क्या हुई? एसिड रेन हुई, तो ये जमीन पर ये जो पानी है कहां पे गिरा? जमीन पे गिरा। अब जमीन से जाएगा किसी वाटर बॉडीज में जाएगा, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है तो ये पानी रहेगा कहां पे? क्या वहीं जमीन पे ही रह जाएगा? नहीं, वहां से बह के वो किसी वाटर बॉडीज में जाएगा। जैसे रिवर में जाएगा, पॉन्ड में जाएगा, ठीक है, कोई लेक वगैरह में जाएगा। अब ये रेन वाटर जब वहां पे जाएगा जिसका पीएच 5.6 से कम है, तो ये वहां का भी पीएच, जो वाटर है वहां का, उसका ओवरऑल पीएच क्या करेगा? कम करेगा। अब जैसे पॉन्ड है या रिवर है, ठीक है, इसका खुद का एक क्या होगा? इसमें जो वाटर है उसका एक खुद का क्या होगा? पीएच होगा। उस पीएच पे जो ऑर्गेनिज्म ऑप्टिमम परफॉर्म करते हैं वहां पे पाए जाएंगे। जो ऑर्गेनिज्म ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देते हैं उस पीएच पे वो वहां पे पाए जाएंगे। अब ये रेन वाटर अगर वहां पे गया उसका पीएच क्या कर देगा? डाउन कर देगा। अगर उसका पीएच डाउन कर देगा तो वहां पे जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, पता उन्हें प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? उन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका भी क्या होता है? एक पीएच रेंज होता है जो कि मेंटेन था पहले, जो कि पहले क्या था? मेंटेन था। उस पे उनकी बॉडी जो है वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे रही थी। लेकिन ये रेन वाटर जाने के कारण जिसमें एसिड भी है
वहां का जो वाटर है उसका इन्वायरमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, एसिडिक हो गया। कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। अब उस एसिडिक इन्वायरमेंट में उनकी बॉडी की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब मेटाबॉलिज्म कुछ कम हो जाएगी। तो उनको उनका जो सर्वाइवल है उसमें आसानी होगी कि मुश्किल होगी, मुश्किल होगी। बात समझ में आई। तो एसिड रेन का ये इफेक्ट पड़ेगा। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जब ये वाटर एक्वेटिक क्या बोलते हैं वाटर बॉडीज में जाएगा, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को क्या होगा, खतरा होगा। बात समझ में आई। चल नेक्स्ट बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल इन बैकयार्ड। ठीक है भैया, हमारे जो बैकयार्ड्स होते हैं वहां पर सॉइल का पीएच क्या होगा। ठीक है, तो यार अलग अलग जगह पर जो बैकयार्ड्स होते हैं, जो गार्डन्स होते हैं, वहां का पीएच क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब अलग अलग जगह से आप क्या करो, सॉइल निकालो और उसकी क्या करो, टेस्टिंग करो। क्या करो, उसकी टेस्टिंग करो। तो अलग अलग जगह का जो पीएच है सॉइल का वो अलग अलग हो सकता है। बात समझ में आई। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है और आपको बेसिक करना है तो उसमें कोई माइल्ड बेस यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बेसिक है, थोड़ा उसे क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रल पे रखना है, तो उसमें कोई एसिड मिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि हम सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो इसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो सॉइल है उसका पीएच हम अल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चल इसके अलावा एक चीज और, जो प्लांट्स हैं अलग अलग जगह पे जो प्लांट्स होते हैं वो लोग अलग अलग सॉइल पे अलग अलग प्लांट्स उगते हैं, क्योंकि उनका जो पीएच होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अलग अलग प्लांट का जो पीएच रेंज है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट है पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कहां पे हमें देखना है, स्टमक में देखना है। कहां पर, स्टमक में। इस चैप्टर में हमें स्टमक में देखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, माउथ में नहीं। ठीक है, चलो केवल हमें कहां देखना है, स्टमक में। तो स्टमक में हमारे पीएच कैसा होता है, कितना होता है, 1.2 के आसपास। मतलब कैसा इन्वायरमेंट, एसिडिक। किसके कारण, ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो स्टमक का पीएच नियर अबाउट कितना रहता है, 1.2 रहता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस अभी पढ़े हैं पीछे, गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। भैया एसिड का काम क्या है, हमारे स्टमक में एसिड का काम क्या है, तो अगर लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़े होगे तो वहां पे पता चला होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है इसका काम होता है स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। किसमें हेल्प करती हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में। प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करती हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। भैया हेल्प कैसे करती हैं, बाय कन्वर्टिंग द इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। मतलब वहां पे एक एंजाइम होती है पेप्सिन नाम की, सुने होगे। एक्चुअल में वो जो पेप्सिन है वो रिलीज होती है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम होता है पेप्सिनोजेन। तो उसे इनएक्टिव पेप्सिनोजेन से एक्टिव पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, और वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट किसने किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। तो हम बोल सकते हैं ना कि किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इस चैप्टर में तो दिया गया है, इस चैप्टर में जहां पे टॉपिक है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पे बोला गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और हमें पता है कि फूड में प्रेजेंट कौन से सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो वो कौन सा है, प्रोटीन है। क्योंकि हम लाइव प्रोसेस पढ़ चुके हैं, वैसे ऑफलाइन में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ऑनलाइन में अभी हमने नहीं कवर कराया है, इस चैप्टर के बाद हम लाइव प्रोसेस चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है वो हमने बता दिया। ठीक है, और ज्यादा पढ़ेंगे हम कहां पर, लाइव प्रोसेस में।
तो भैया हमारे स्टमक में जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यूजफुल होता है प्रोटीन के डाइजेशन में। अब कभी कभी क्या होता है कि इनडाइजेशन हो जाता है हमारे स्टमक पे, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाता है, इन डाइजेशन। जब इनडाइजेशन हो जाता है तो उस समय ओवर सिक्रीशन होता है किसका, HCl का। तो इनडाइजेशन होने के कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या स्टमक में इनडाइजेशन होने के कारण ओवर सिक्रीशन होगा किसका, HCl का। अब HCl के ओवर सिक्रीशन होने के कारण, ओवर सिक्रीशन समझ रहे हो ना, कि उसका सिक्रीशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ओवर सिक्रीशन कहने का मतलब उसका सिक्रीशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इनडाइजेशन के कारण HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और अगर HCl का सिक्रीशन बढ़ गया तो हमारे स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा, और एसिडिक इन्वायरमेंट ज्यादा हो गया तो एसिड के कारण, कहीं पर भी एसिड ज्यादा है या एसिड प्रेजेंट है तो उससे पेन और इरिटेशन होता है। कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, हमें क्या हो गई है, एसिडिटी। क्या हो गई है, एसिडिटी। ठीक है, तो इंडाइजेशन से ओवर सिक्रीशन हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिससे हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी में क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। क्या होता है, पेन और इरिटेशन। कभी ना कभी तो हुआ ही होगा यार, ठीक है, सभी के साथ हो जाता है कि किसी न किसी कारण के कारण इंडाइजेशन हो गया फूड का, और इंडाइजेशन होते ही ओवर सिक्रीशन हो गया HCl का, ठीक है, या बोलो एसिड का ओवर सिक्रीशन हो गया, जिसके कारण वहां पे एसिडिटी हो गई। बोलते नहीं एसिडिटी हो गई, इनो, ठीक है। चलो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इनो का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें माइल्ड बेस पाया जाता है, और आपको पता है एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, आओ देखो, तो यहां पर क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। अगर इससे हमें बचना है, तो हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, और मेडिसिन की जो कैटेगरी है वो कहलाती है एंट एसिड। नाम पकड़ो, एंट मतलब यहां पे अगेंस्ट, एसिड मतलब एसिड। तो ऐसा केमिकल जो एसिड के अगेंस्ट में काम करता है उसे बोलते हैं एंट एसिड। ये मेडिसिन की एक टाइप होती है, जैसे एंटीबायोटिक पढ़े होगे, एंटीबायोटिक लाइफ के अगेंस्ट में काम करने वाली, ठीक है, जर्म्स को किल करने वाली एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक, ठीक है, मतलब टेम्परेचर के अगेंस्ट में काम करने वाली जो एंटीपायरेटिक होती हैं, जैसे पैरासीटामॉल है, एंटीपायरेटिक भी होती है वो। ठीक है, वो क्या करती है, टेम्परेचर रिड्यूस करती है। जब हमें फीवर आता है तो उस समय हमें एंटीपायरेटिक भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एंटीपायरेटिक, जिसका काम होता है टेम्परेचर को क्या करना, रिड्यूस करना। नाम ही क्या है, एंटीपायरेटिक। पायरो टर्म होता है किससे, हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, और एंटी का मतलब अगेंस्ट में। ऐसी होती है एंटीबायोटिक हो गई, एंटीसेप्टिक बोलते हैं, सुने होंगे ना, एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं स्किन वगैरह पे, बाहर के लिए वो यूज होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही होती कौन सी, एंट एसिड। ये भी मेडिसिन की या बोलो केमिकल की क्या होती है, कैटेगरी होती है। और ये जो केमिकल की कैटेगरी होती है ये एसिडिटी के अगेंस्ट में वर्क करती है। ठीक है, जैसे शायद कभी सुने होगे, जेंटेक का नाम सुने होगे, हो सकता है। ठीक है, नहीं, डॉक्टर के पास जाना जब कभी फीवर आए या ठीक है नॉर्मल कुछ होता है, उस समय हमें एंट एसिड जरूर दिया जाता है। फीवर वगैरह आ जाता है तो हमें एंटीबायोटिक दी जाती है, इसके अलावा उसमें जनरली एक एंट एसिड भी दे देते हैं, इसके अलावा एंटीपायरेटिक होती है। क्या एक ही मेडिसिन मिलती है, क्या डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई सारी मेडिसिन देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं। ठीक है, तो उसमें एंटीपायरेटिक भी रहती है, ठीक है, एंटीबायोटिक वगैरह भी होती है, इसके अलावा क्या बोल देते हैं, एंट एसिड वगैरह भी होती है। जेंटेक हो सकता है या रानिटिडिन वगैरह हो सकता है। लेकिन यहां पे हमें बताया गया है कि हमें एक एंट एसिड यूज करना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये एक एंट एसिड होता है, कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसका पीएच याद रखना, पीएच कितना होता है,
10 होता है, एनसीईआरटी में दिया गया पीएच कितना है 10 है, ठीक है। और ये होता क्या है, ये एक सस्पेंशन होता है, ये क्या होता है, एक सस्पेंशन होता है ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन है, मतलब MgOH द होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन जो होता है वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच कितना है 10 है, ये एज अ एंड एसिड यूज होता है, ठीक है। पीएच 10 है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि माइल्ड बेस होगा, माइल्ड बेस है, ये क्या है, माइल्ड बेस। और आपको पता है एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करेगा, कोई बेस ही यूज खत्म करेगा, क्या स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे क्या भैया, नहीं, ठीक है, हमें माइल्ड बेस यूज करना है। इसके अलावा बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा भी एंटी एसिड में यूज होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे सॉल्ट चैप्टर तो अपने यहाँ बेकिंग सोडा है, ठीक है, तो उसका एक यूज वहां पे भी पढ़ेंगे कि जो बेकिंग सोडा है वो एंट एसिड का क्या होता है, इनग्रेडिएंट, क्या होता है, एंट एसिड का इंग्रेडिएंट, मतलब जो एंट एसिड बनाई जाती है उसमें बेकिंग सोडा का भी यूज होता है कुछ एंट एसिड्स में, बात समझ में आई। तो ये हो गया पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम केवल कहाँ पे पढ़ेंगे, स्टमक में कितना पीएच 1.2 के आसपास, ठीक है, ठीक है। और वहां पे इन्वायरमेंट कैसा एसिडिक क्यों होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है, किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, या बोल सकते हो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। कभी कभी इनडाइजेशन के कारण ओवर सिक्रीशन हो जाता है HCl का, जिसके कारण एसिडिटी होती है, और एसिडिटी से पेन और इरिटेशन होता है। अगर इससे हमें बचना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, एंड एसिड यूज करना पड़ेगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच होता है 10, ये एक माइल्ड बेस होता है और ये सस्पेंशन होता है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इतनी बात समझ में आई, चलो नेक्स्ट टॉपिक है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। अगर पीएच में, हमारे माउथ के पीएच में बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो जो टीथ है इसका डिके शुरू हो जाता है। भैया कितना पीएच चाहिए, ठीक है, तो 5.5 से कम। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से क्या हो गया, कम हो गया, तो टूथ डिके क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे टूथ होता है ये बना किसका होता है, मेड अप ऑफ इनेमल। किसका टूथ बना होता है, हमारा इनेमल का, ठीक है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का, हार्डेस्ट substance of our body। याद रखना हमारी बॉडी का हार्डेस्ट है, बाहर नहीं बोल दो भैया आपने कहा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, डायमंड से हम तुलना करेंगे क्या, या बाहर और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उनसे तुलना करेंगे क्या, नहीं, हमारी बॉडी में ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमारी बॉडी में ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। जरा सोचो कि हमारे बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसका भी डीके शुरू हो जाएगा, कब, जब पीएच 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए। अब ये इनेमल जो होता है ये किसका बना होता है, ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या बोला हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, कौन भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो जो हमारा टूथ है वो किसका बना होता है, इनेमल का। इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट।
अब भैया क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है? जो क्रिस्टलाइन होता है ये एक टाइप होता है सॉलिड का, टाइप ऑफ सॉलिड। जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो सॉलिड होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, पहला क्रिस्टलाइन, दूसरा एमॉर्फस। कौन से? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है। और उसमें हार्ड कौन सा होता है? तो क्रिस्टलाइन फॉर्म वाला होता है। कौन सा वाला होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म वाला, ठीक है। चलो, जो ट्रू सॉलिड होता है, जो ट्रू सॉलिड है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। कौन सा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड ट्रू सॉलिड नहीं कहलाता है, ठीक है। चलो भैया, तो हमें समझ में आया कि भैया जो हमारा टीथ है वो इनेमल का बना होता है। इनेमल हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। इतना याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, मेरे साथ बोलना जरा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। दो चार बार बोलना, ये याद हो जाएगा, अदरवाइज भूल जाओगे। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इससे बना होता है इनेमल। और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। इतनी बात समझ में आई? अब भैया इसका डीके कैसे शुरू होता है? ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे टीथ में फूड पार्टिकल रह जाते हैं, ठीक है, फूड पार्टिकल्स बिटवीन दी टूथ। तो जो फूड पार्टिकल होते हैं टूथ के बीच में, ठीक है, इन्हीं का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेक डाउन बाय बैक्टीरिया, ठीक है, या जर्म्स, ठीक है। तो जो फूड पार्टिकल होते हैं टूथ के बीच में, जब बैक्टीरिया उनको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, तो जो पीएच होता है वो डिक्रीज होता है, पीएच ऑफ माउथ डिक्रीजेस, ठीक है। तो फूड पार्टिकल को जो हमारे टीथ के बीच में फंसे हुए हैं, जब हम खाना खाते हैं तो टीथ के बीच में जो थोड़े थोड़े वहां पे स्पेसेस होते हैं उसमें फूड के पार्टिकल फंस जाते हैं, ठीक है। और अगर हम वहां पे सही से साफ नहीं किए उसको, तो वहां पे फूड के पार्टिकल जो फंसे हैं उनका ब्रेकडाउन कौन करेगा? बैक्टीरिया करेंगे। और जब बैक्टीरिया उनका ब्रेकडाउन करेंगे तो वहां का पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। पीएच क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा। अगर पीएच डिक्रीज होकर के 5.5 से क्या हो गया? कम हो गया। अगर पीएच डिक्रीज होकर के 5.5 से कम हो गया तो ये कॉज करेगा टूथ डिके, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं क्या? इफ pH of mouth becomes less than 5.5, then this causes tooth decay। दिखाई दे रहा है? If pH of mouth becomes less than 5.5, then this causes tooth decay। अब बैक्टीरिया क्या है? आए हमारे माउथ पे, ठीक है, जो फूड पार्टिकल है उनका ब्रेकडाउन शुरू कर दिए, तो पीएच धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। अगर ये पीएच 5.5 से कम हो गया तो जो इनेमल है इसका डिके शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर हमें इससे बचना है, अगर हमें इससे बचना है, टूथ डिके से बचना है, तो खाना खाने के बाद हमें अपना माउथ सही से क्लीन करना चाहिए। टीथ जो है उसे क्या कर लेना चाहिए? क्लीन कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमें ब्रश कैसा यूज करना चाहिए, ठीक है, मतलब सॉरी, हमें टूथपेस्ट कैसा यूज करना चाहिए? बेसिक टूथपेस्ट, ठीक है। तो हम कैसे बच सकते हैं? बाय क्लीनिंग और माउथ या टूथ आफ्टर ईटिंग,
ठीक है, खाने के बाद हमें क्या कर लेना चाहिए, अपना टूथ क्या करना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए। दूसरा और क्या करना चाहिए, वी शुड यूज बेसिक टूथ पेस्ट। और जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। अगर वो बेसिक होगा तो एसिडिक इन्वायरमेंट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इतनी बात समझ में आई। चलो, तो ये हो गया पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख लो कि जो हमारा टूथ होता है वो बना होता है इनेमल का। इनेमल आके बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का होता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया, जो कि होता कैसे, फूड पार्टिकल का जब ब्रेकडाउन होता है बैक्टीरिया के कारण, तो टूथ डिके शुरू हो जाएगा। अगर हमें टूथ डिके से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी खाने के बाद, ठीक है, अगर टूथ पे कुछ फंसा हुआ है तो उसे क्लीन कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो टूथपेस्ट है वो कैसा यूज करना चाहिए, बेसिक। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो, आज का लास्ट टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब होता क्या है यार, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ने अपने अंदर कुछ केमिकल डेवलप किया है। ठीक है, किस लिए किया है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि वो अपने आप को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर सके, बचा सके। ठीक है, तो भैया जैसे हम लोग हैं, हमारे ऊपर जब किसी का अटैक होता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। हमारे अंदर भी प्रोटेक्शन के लिए चीजें दी गई। जैसे अब तो मान लो हम चीजों का यूज करने लगे हैं, ठीक है, हमारे पास वेपन्स वगैरह हैं, लेकिन जब हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था उस समय तो वेपन्स थे नहीं, तो उस समय अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते थे, तो हमारे ये नेल्स पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे, नेल्स। ठीक है, बड़े बड़े होते थे, उसकी मदद से हम प्रोटेक्शन करते थे। कोई आता तो हम ऐसे कर देते। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अपने डिफेंस के लिए अलग अलग केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग केमिकल्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एसिड पाया जाता है। उन्होंने अपने अंदर क्या डेवलप किया, एसिड डेवलप किया। या एवोल्यूशन के दौरान जब एवोल्यूशन हो रहा था, जब इस अर्थ पे चेंज आ रहा था, ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म में किसका डेवलपमेंट हुआ, एसिड का। ठीक है, जैसे कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म है, जैसे बी हो गया, ठीक है, इसके अलावा नेटल हो गया, नेटल एक प्लांट होता है। ठीक है, नेटल में स्टिंग पाई जाती है। बी में भी क्या पाई जाती है, स्टिंग पाई जाती है। इसके अलावा आंट हो गया, चींटियां कुछ होती है, आंट स्टिंग। जो गांव से होंगे उन्हें पता होगा, आंट जैसे लाल वाली होती है ना, लाल वाली चींटियां जो आती हैं पूरे तरीके से जो लाल होती हैं, कभी काटा हो बहुत मजा आती है। ठीक है, देखना जहां पे काटती हैं बहुत पेन होता है। ठीक है, कभी काटा होगा तो पता चला होगा। मधुमक्खियों से हम डरते हैं कि नहीं डरते हैं, क्यों डरते हैं भैया, अगर उनके पास उनके बी स्टिंग में एसिड ना हो और हमें उससे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, तो मधुमक्खी अगर हमारे पास आई उसको हम मार देंगे। मच्छर आता है, मार देते हैं कि नहीं मार देते हैं, मच्छर को मार देते हैं। मक्खियां आती हैं, जो ये मधुमक्खियां होती हैं, उनको तो नहीं मारते हैं, उनसे डरते हैं, उनको दूर भगाते हैं। क्यों, क्योंकि पता है अगर उसने हमें डंक मार दिया तो उसके बाद मजा ही मजा है, मतलब पेन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उनसे बचते ही नहीं बचते हैं, बचते हैं। तो उन्होंने अपने अंदर ये डेवलप किया किस लिए, बचने के लिए किया ना, तो हमसे बचे कि नहीं बचे। अगर ये केमिकल उनके अंदर नहीं होता तो हम उनको मारते कि नहीं मारते, मारते। तो कहीं पर भी होता है, मान लो ये रूम है, यहाँ पे मधुमक्खियां अपना छत्ता लगा रही हैं, ठीक है, तो उनको निकालने में भी हम डरते हैं। निकालने में भी क्या करते हैं, डरते हैं, पूरी प्रोटेक्शन के साथ उनको हम बाहर करते हैं, मारते नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये एंग्री हो गई तो पता चला डंक मार दी, ठीक है, स्टिंग हमारे अंदर घुसा दी, तो पेन अच्छा खासा होगा। अगर ये कभी कभी होता है, मधुमक्खियां बहुत ज्यादा काट लेती हैं, लोगों की डेथ भी हो जाती है। कभी शायद सुने होंगे कि ज्यादा अमाउंट में मधुमक्खियां काट ली तो डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे बॉडी में एसिड का सिक्रीशन वो ज्यादा कर देंगी। ज्यादा मधुमक्खियां काटी तो सभी क्या कर रही है, एसिड का सिक्रीशन हमारे अंदर कर रही है, एसिड डाल दे रहे हैं, उसके कारण पेन बहुत ज्यादा होगा।
उतना पेन हम बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो शायद कभी सुने हो कि मधुमक्खियां वगैरह ज्यादा काटने से किसी की डेथ भी हो जाती है, तभी तो हम बचते हैं। ठीक है, चलो। तो बी स्टिंग हो गया, नेटल स्टिंग हो गया या आंट स्टिंग हो गया, इन सब में एसिड पाई जाती है, कॉन्टेन्स एसिड। कौन सी एसिड है भैया? फॉर्मिक एसिड। और ये एसिड कंटेन करते हैं क्यों? फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है उनमें। ठीक है, ताकि वो अपने आप को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर सके? बचा सके। ठीक है, तो बी वगैरह या जैसे नेटल है या आंट वगैरह होती हैं, इनमें क्या पाई जाता है? एसिड पाई जाती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। जैसे कौन सी एसिड? फॉर्मिक एसिड। और इसी फॉर्मिक एसिड का केमिकल नेम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। कौन सी एसिड? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब मान लो कभी गलती से हमें किसने काट लिया? चींटियों ने काट लिया या मधुमक्खी ने काट लिया, और हमें क्या हो रहा है? पेन और इरिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पेन और इरिटेशन। तो उससे हमें बचना है, तो हमें कोई माइल्ड बेस यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? माइल्ड बेस। जैसे बेकिंग सोडा, जैसे बेकिंग सोडा। ठीक है, मधुमक्खियों ने काटा है या चींटियों ने काट लिया, तो उसने हमारे अंदर क्या रिलीज कर दिया? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मतलब वो एक एसिड है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? कोई बेस ही करेगा। तुम कोई माइल्ड बेस यूज कर ले, जैसे बेकिंग सोडा यूज कर ले, कोई भी माइल्ड बेस यूज कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में एक दिया गया है जैसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज कर लोगे तो ये क्या कर देगा? फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो पेन और इरिटेशन है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पेन और इरिटेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो कभी आपको अगर मधुमक्खी काटे या चींटी काटी है जिससे पेन हो रहा है, लाल वाली मेनली, ठीक है, तो आप क्या करो? कोई माइल्ड बेस वहां पे रगड़ लो। माइल्ड बेस रगड़ लोगे, जैसे बेकिंग सोडा घर पे होगा यार, बेकिंग सोडा तो ज्यादातर घरों में रहता ही रहता है कुकिंग के लिए, किचन में देखना। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का यूज कर लो, पेन और जो इरिटेशन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये खत्म होता है आज का हमारा चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्ट टॉपिक। ठीक है, यहां तक एसिड और बेसिस का टॉपिक पूरा क्या हो चुका है? कवर हो चुका है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो एसिड और बेसिस यहां तक कवर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा कौन सा? सॉल्ट। 2 लेक्चर में हम खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत लेंदी लेक्चर नहीं करेंगे। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? चलो, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।